नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जिससे चाइना की इकोनॉमी और सरकार दोनों बदल सकती है। जी हाँ, यह कंपनी दुनिया की सबसे ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई कंपनी है। अगर आप ऐसी किसी कंपनी के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बात कर रहा हूँ एवरग्रैंड कंपनी की। यह चाइना की वन ऑफ द टॉप 2 रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है। इसके 28 सिटीज़ में 1300 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैं। चाइना में जो हर फोर्थ अपार्टमेंट बिकता है वह एवरग्रैंड का होता है। इसमें 38 लाख कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं। इससे आप कंपनी के साइज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। इस कंपनी की सालाना सेल करीब 110 बिलियन डॉलर की है। वहीं इसके वर्कफोर्स की बात की जाए तो करीब 2 लाख एम्प्लॉयज़ हैं और मेन पेरोल पर करीब 3.8 बिलियन जॉब्स हर साल क्रिएट करते हैं। अगर इसकी लायबिलिटीज़ के बारे में बात की जाए तो चाइना की जीडीपी का 20% के आसपास होगी। जी हाँ, चाइनीज़ रियल एस्टेट हाउसिंग मार्केट मेक्स 20% जीडीपी ऑफ चाइना। कंपनी के पिछले साल की सेल 8 लाख करोड़ थी। चाइना के लिए रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इस क्राइसिस के बारे में। कंपनी की लायबिलिटीज़ 22 लाख करोड़ की है। कंपनी ने 171 बैंक्स और 121 फाइनेंशियल फर्म से लोन लिया है। और चौंका देने वाली बात तो यह है, कंपनी की लायबिलिटीज़ प्रतिदिन 2000 करोड़ रुपए से बढ़ रही है। चाइना की ग्रोथ एट एनी कॉस्ट स्ट्रेटजी ने पूरी इकोनॉमी में इतना ज़्यादा लोन ले रखा है फास्ट ग्रो करने के लिए, जो अब इन्हें फेस करना पड़ रहा है। एवरग्रैंड के अपार्टमेंट अब बिक नहीं रहे हैं और 1 ट्रिलियन से ज़्यादा उनके अनसोल्ड प्रोजेक्ट हैं। अब हम समझेंगे कि यह प्रॉब्लम अचानक से कैसे आई। तो चाइना के रेगुलेटर्स ने रूल्स टाइट कर दिए विद रिगार्ड्स टू मैक्स डेट को रियल एस्टेट डेवलपर बोरो कर सकता है, जिससे इस सेक्टर में थोड़ा स्टेबलाइजेशन लाया जा सके, फाइनेंशियल रिस्क कम किया जा सके। पर इससे जो कैश फ्लो हुआ, कैपिटल लेवल थे जो रियल एस्टेट कंपनी को इफ़ेक्ट करने लग गया। ऐसा इसलिए हुआ, एक्चुअली एवरग्रैंड ऑलरेडी अपने कर्ज के कारण चलती थी। इससे ऐसे समझते हैं कि एक कंपनी लोन लेकर प्रोजेक्ट्स पर काम करती है जिससे उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, फिर अचानक से उस लोन को रोक दिया गया। ऑब्वियसली जिसके पास उसकी रिकरिंग यानी कार्यशाली कैश फ्लो रुक गया हो और उसके कारण ये चीज़ रिस्क हो गई। इसके तो डेब्ट असेट्स भी ज़्यादा होने लग गए जिससे इसका कैश फ्लो बंद हुआ। इसी तरह की कई कंपनियां इंडिया में भी हैं। अगर आप ऐसी किसी कंपनी के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एवरग्रैंड के रेवेन्यू काफ़ी टाइम से अफेक्टेड थे, पर पिछले 2 महीने से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होने लग गए क्योंकि इनके एग्जिस्टेंस लोन पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई थे, जिससे एवरग्रैंड ने डेब्ट पर इंटरेस्ट देना भी बंद कर दिया, जिससे जो विदेशी इन्वेस्टर थे उनको यह चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई और ये अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को भी पे नहीं कर पा रहे थे और साथ ही में ये अपने एम्प्लॉय को भी पे आउट नहीं कर पा रहे थे। ऐसा चलता रहा और इनके डेब्ट बढ़ते बढ़ते 300 बिलियन डॉलर यानी 22 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो गया। कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत लोन होने के कारण बैंक ने और लोन देने के लिए इनकार किया। तभी एवरग्रैंड ने एक वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया। चाइना के लोगों को 8 से 10% का रिटर्न का वादा देते हुए लोगों ने इन्वेस्ट भी किया और उन्होंने अपने एम्प्लॉय को भी वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने को बोला, जिससे उनका कैश फ्लो चलता रहे। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। फिर कंपनी की प्रॉपर्टीज़ धीरे धीरे बिकना कम हो गई, जिससे वह अपने नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने से कतरा रही थी। कंपनी अपने पुराने लोन का पेमेंट चुकाए बिना नए नए बिजनेस में एंटर करने लगी, जिनमें से कुछ बिजनेस तो काफ़ी अलग थे। साल 2010 में इन्होंने एक फुटबॉल टीम खरीदी जिसमें उन्होंने 14,000 करोड़ इन्वेस्ट करके एक फुटबॉल स्कूल भी स्टार्ट किया और 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके एक फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 1 लाख थी। थीम पार्क, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एफ&बी, ग्रॉसरी, इस तरह के कई सारे बिजनेस में इन्वेस्ट करके एंटर करते गए। कंपनी के फाउंडर हुइका यान ने पिछले साल में 35,000 करोड़ का डिविडेंड लिया है। पिछले कुछ साल में कंपनी के नेट डेब्ट से ज़्यादा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को शेयर किया है। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में नेट प्रॉफिट 27,000 करोड़ था और कंपनी ने इन 2 साल में 61,000 करोड़ का डिविडेंड दिया है। अब सवाल यह आता है कि हमें 2008 जैसा क्राइसिस दोबारा देखने को मिलेगा? जी नहीं, इसके चांसेस बहुत कम हैं। इससे चाइना का मार्केट काफ़ी ज़्यादा हार्डली हिट होगा।
चाइना का 45% का रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का है फॉर लैंड ट्रांसफ़र एंड सेल्स, जिससे चाइना की इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि रियल इस्टेट चाइना की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ मेटल सेक्टर में प्रॉब्लम आ सकती है। इंडिया हैवीली स्टील चाइना को एक्सपोर्ट करता है। रियल इस्टेट में स्लो डाउन आता है तो मेटल इंडस्ट्री को थोड़े प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। और जिस दिन यह हुआ उस दिन मेटल सेक्टर 5% से ज़्यादा डाउन था, जिससे सारे स्टील जैसे टाटा स्टील, जिंदल स्टील और शेयर पिछले कुछ टाइम से गिर गए हैं। चाइना के जिन लोगों ने वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया था उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। पैसे रिटर्न ना मिलने की वजह से ऐसा प्रोटेस्ट पिछले 10-12 साल में नहीं हुआ है। जबकि यह तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट बदल जाती है। इससे यहाँ इंडिया को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जितना ज़्यादा वीक होगा चाइना इंडिया में उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।